हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर बन रहा है। जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, तो उस संबंध में हम यह वीडियो बना रहे हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रश्नों की प्रकृति को समझें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कहाँ आपको रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है। देखो दोस्त, अगर पढ़ने से सबका सिलेक्शन हो जाता तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका पीटी में होगा सिर्फ वही पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो कुछ ऐसी गलतियाँ करेंगे जो उनको रेस से बाहर कर देगा। तो इसलिए आप वो गलती ना करें। तो इस वीडियो में आपको वही देखना है। आप बिल्कुल धैर्य से इस वीडियो को देखें और सीखें कि कहाँ आपको रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कितना प्रश्न करना है। एक एक चीज़ पर बात करेंगे। लास्ट में यही बताएंगे कि आपको कितना प्रश्न पे रिस्क लेना है, कितना छोड़ना है, क्योंकि छोड़ना भी आना चाहिए। देखिए, पहले प्रश्न से बात करते हैं कि किस तरह की प्रश्नों की प्रकृति होती है। तो एक होता है एब्सोल्यूट फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट, या तो आपको याद है या नहीं है, यस या नो, जानते हैं या नहीं जानते। अब लिटरेसी रेट पूछ रहा है, आप या तो जानते हैं या नहीं जानते हैं। कुल जनसंख्या पूछ रहा है, जानते हैं या नहीं जानते, कोई आसपास भी नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है या बना देना है। जानते हैं तो फट से मारिए, नहीं जानते तो आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए थांडी ग्यूट महोत्सव। अब देखिए, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। अगर जानते हैं तो हाँ, नहीं जानते हैं तो आगे बढ़ना है। अगर इसमें आप देखेंगे तो नेपाल और म्यांमार में आपको लग रहा होगा नाम से कि हो सकता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो इतना रिस्क नहीं लेना है। ये तब लेना है रिस्क जबकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा है कि हाँ, नेपाल म्यांमार हो सकता है, नाम से लग रहा है। वो तब करना है जब आप डेंजर जोन में हैं और आपको किसी तरह जाना है उस जोन में, जो कि प्रीलिम्स वाला जोन होता है। तो वहाँ रिस्क लेना है, वहाँ फिर कुछ भी मत करना है। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि किस में रिस्क नहीं लेना है। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, जो एब्सोल्यूट फैक्ट है। दूसरा है 50-50, या तो उसमें आप जान रहे हैं कि इस दोनों में से कोई एक होगा। जैसे इस प्रश्न में देखिए, इसमें क्या क्या है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है। तो इसमें क्या कहा गया है कि शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है। आप जानते हैं कि पटना सबसे हाईएस्ट तो ज़रूर होगा। एक पटना ही शहर है बिहार में जो सबसे फेमस है, जो सबसे बड़ा शहर है, तो पटना तो ज़रूर होगा। अब इस दोनों में देखना है, नालंदा और मुंगेर में कौन सा है, और मुंगेर नालंदा में, मतलब इसी दोनों में से कोई ऑप्शन है। तो यहाँ आप जो है रिस्क ले सकते हैं। ठीक, यहाँ आपको रिस्क लेना है। यहाँ जब भी लीजिएगा, 5-10 प्रश्न लीजिएगा, तो आप देखिएगा पॉजिटिव ही आएगा। आप एक बार कोई भी पेपर उठाइए, उसमें रिस्क लेके देखिए। जो 50-50 होता है उसमें रिस्क लेके देखिए। अगर आपका फिर भी नेगेटिव ही आ रहा है तो आप छोड़ देना। लेकिन मेरा यह रहा है अनुमान कि इसमें हमेशा से पॉजिटिव आता है। अगर 5 प्रश्न करेंगे तो ज़रूर उसमें से 3 आपका सही होगा। तो यहाँ आपको रिस्क ले लेना है। अब देखिए, इसी तरह है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। तो वाल्मीकि है, ये तो हमको पता है। इतना तो पता है कि वाल्मीकि है। दुधवा, अब एक ही हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला सही है। इसका मतलब ये होगा या ये होगा। अब बचा किस में, 3 और 4 में। अब 3 और 4 देखिए, भीमबंध और गजनेर। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी बिहार स्पेशल की, तो आपको पता होगा भीमबांध तो है बिहार में। भले ही आपको पता नहीं है मुंगेर में है, लेकिन पता इतना होगा कि भीमबांध है। और अगर ये नहीं भी पता है, तो अगर आपने पढ़ाई की है तो अपने नॉलेज पर विश्वास रखिए कि गजनेर का नाम मैंने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है बिहार पढ़ते समय। इसका मतलब गजनेर नहीं है। ये काटिए, ये सही। तो ऐसे करना है। अगर रिस्क भी लेना है तो थोड़ा दिमाग लगा के रिस्क लेना है। ऐसे नहीं कि 2 आया तो फिर सिक्का उछाले और एक में सही कर दिया, ऐसे नहीं करना है। अंतिम तक दिमाग लगाना है। मैंने एलिमिनेशन का एक वीडियो बनाया है, वो जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आएगा वो। और 69वीं बीपीएससी के ही प्रश्नों को एलिमिनेट किया है। ऐसा नहीं कि कोई पिछले साल का प्रश्न किया है, जो आपको सबसे हार्ड लग रहा था उसी को किया है। ये सब भी 69वीं बीपीएससी का ही प्रश्न है। अब देखिए, जैसे इसमें है मैचिंग वाले प्रश्न में, इसमें क्या है, तो इस तरह के प्रश्न में या तो आपको एलिमिनेट करना है या 50-50। मतलब आपको ऐसा मिल सकता है कि 2 सेम ही ऑप्शन रहे। ठीक, जैसे यहाँ है 2 सेम ही ऑप्शन मिल जाए आपको, या हो सकता है कि एक ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए जिसमें कि आप छाँट दें, उसी से छाँटा जाएगा। जैसे यह प्रश्न देखिए, आपको जब चरक पढ़ेंगे, ब्रह्मगुप्त पढ़ेंगे, वराहमिहिर पढ़ेंगे, विशाखदत्त पढ़ेंगे, इसमें से आपको इसका नाम तो पता होगा, चरक का पता होगा। इतना बेसिक नॉलेज सबके पास होता है। और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस आपने पढ़ा होगा। जैसे चरक आप 2 लगाएंगे, आप 1 का 2 खोजेंगे, तो सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है, तो यहाँ से ये हो गया। ये बहुत सिंपल है।
और बीपीएससी में भी इसी स्तर का आ रहा था। मैक्सिमम वो एक और आपके साथ करेगा कि एक और मैच करेगा, यहाँ कहीं 2 दे देगा, तो उसका भी बता रहा हूँ कैसे होगा। तो ये तो बहुत सिंपल वाला था। अब 50-50 करना है। अब मान लीजिए ये पढ़ें कि कौन सी कंप्यूटर की भाषाएँ हैं। देखिए, पाइथन आपने सुना होगा और जावा सुना होगा। अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपके पास है तो पाइथन और जावा सुना ही होगा। अब क्या है, कोबरा और स्क्वेरल। अब कोबरा स्क्वेरल नहीं सुना है, लेकिन हमको पता है कि 2 और 4 होगा, तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है। किसी एक ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 2 और 4 उस ऑप्शन में हो, मतलब उपयुक्त में सभी होगा, जिसमें कि 1, 2, 3 और 4 है, मतलब यही होगा। ऐसे भी करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का सही आंसर आता ही हो, आपको निकालने आना चाहिए। उसके बाद देखिए, यह दिया है क्या है कि घटनाओं को क्रम में सजाना है। अब होम रूल आंदोलन है, उसी तरह सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसको सजाना कैसे है। इसमें से आपको देखिए नॉलेज तो होगा। इसमें से पहला किससे शुरू करेंगे, एक मतलब इससे शुरू करेंगे या इससे शुरू हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है सूरत विभाजन से। तो इतना तो बेसिक नॉलेज होगा आपके पास कि सूरत विभाजन होम रूल से पहले ही हुआ है, तो ये 1907 में हुआ है, तो ये होगा, ये होगा, मतलब ये दोनों छट गया। अब ये दोनों होगा। अब इस दोनों में से आपको क्रम में से जाना है कि 3 होगा कि 4 होगा। अब देखिए 3 में क्या है, खेरा है, 4 में मार्ले मिंटो है, यह 1909 में है। तो इस तरह आपको करना है। ऐसा नहीं है कि हर सवाल आपको आएगा, लेकिन आप यहाँ 2 तो छाँट दिए ना। अब यहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको मार्ले मिंटो पता नहीं है, खेरा पता नहीं है, होम रूल पता नहीं है, ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। मतलब सिंपल यहाँ पूछा है, यहाँ जो है हार्ड भी पूछ सकता था वो, लेकिन हार्ड नहीं पूछा है। तो यहाँ आप रिस्क ले लेंगे। अगर 2 आप निकाल दिए तो वहाँ रिस्क ले लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए एक और प्रश्न जो प्रकृति है वह है स्टेटमेंट बेस्ड। उसमें क्या है, आपको पढ़ना है। इस प्रश्न में आपको बिल्कुल धैर्य से पढ़ना है। जितना बड़ा प्रश्न है उसका सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, धैर्य से पढ़ना है और शांति से और लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। जैसे है स्वामित्व योजना, तब पढ़िए। यह खान मंत्रालय का है, ठीक, पता नहीं है, अभी इतना बड़ा लिखा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये भी पढ़ लीजिएगा। जब ये ऑप्शन पढ़िएगा आप, तो आपको लगेगा कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। मतलब कि गांव में जो है, जो भी आबादी है, आबादी बस्ती जो भी गांव की बस्ती है, उसमें जो भूमि है उसका बिल्कुल नक्शा अच्छा से बना के और स्वामित्व दे देगा, मालिकाना हक दे देगा, जिसका भी होगा अच्छे से बना के, ताकि झगड़ा झंझट नहीं हो। तो ये आपको स्वामित्व योजना से देखिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, आपको लग रहा होगा कर रहा है, कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो जब ये कर रहा है तो ये सही होगा। ठीक, अब देखिए 4 नंबर सही होगा। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। जब गलत वाला स्टेटमेंट हो तो पहले ही यहाँ आके मार देना है आपको कि हाँ कौन सा गलत है, नहीं है। ठीक, तो ये गलत है, इसका मतलब है, और 4 हमको लग रहा है सही है। तो ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, पक्का है। अब देखिए जो हम पढ़े कि ग्रामीण बस्तियों का नक्शा बनाएगा, इसका खान मंत्रालय से क्या लेना देना है, माइनिंग इंडस्ट्री से, इसका क्या, मिनिस्ट्री से क्या लेना देना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये गांव का नक्शा बनाएगा, उसमें खान मंत्रालय क्या करेगा, कुछ नहीं। मतलब ये एक भी सही नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे आपको छांटना है। मतलब 2 पे पहुँचे तो वहाँ आप दिमाग लगा देना है। ठीक, तो मेरा यही कहने का मतलब था। अब देखिए जैसे इसी तरह आपको कैसे दिमाग लगाना है। देखिए ये जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें पढ़िए कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ खेल सकता है, एक तीसरा इसको बदल सकता है और खारा और मीठा यहाँ बदल सकता है, तो उसको गोल कर लीजिएगा एक बार। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। महान झील है ये नहीं पूछा है, महान झीलों में से एक है, हो सकता है महान झील मतलब बड़ी झीलों में से एक है। तो इस ये हमको जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है। जो भी जेनरिक स्टेटमेंट होगा ना, वो आप सही मार लीजिएगा, वो सही होता है। इसमें कोई तूफानी कुछ नहीं बता रहा है, ना पूछ रहा है, बता रहा है कि अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, हो सकता है। और क्यों नहीं होगा, होगा तभी तो पूछा है कि दुनिया की तीसरी बड़ी, तीसरी चौथी जो भी हो, लेकिन अफ्रीका में तो कम से कम बड़ा होगा, ये आप मान लीजिए। उसके बाद देखिए सीमा 4 देशों से
तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या। अब 4 देश लगता है कि 5 देश से मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ ये गलत कर सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ वो गलत हमसे करवा सकता है। अब क्या लिखा है, चौथा स्टेटमेंट, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन हमको पता है 2 नंबर सही है, और यहाँ पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो 2 नंबर अगर सही है, जहाँ जहाँ 2 है वो तो मतलब नहीं होगा ऑप्शन में, ये दोनों नहीं होगा। अब 3 और 4 में देखिए, 3 दोनों में है, मतलब 3 तो पक्का गलत है, ये गलत पूछ रहा है, 3 तो पक्का गलत है, मतलब ये 4 देशों से सीमा साझा नहीं करती है। अब बचा 1 और 4 में। 1 और 4 में मैंने क्या कहा था, यहाँ ही गलत कर सकता है, यहाँ गलत कर सकता है, लेकिन जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको गलत करने का बहुत कम संभावना लग रहा है। बिल्कुल आप अगर पढ़िएगा तो एक जैसा लग रहा है, मतलब अगर वैसे भी देखिएगा तो इस दोनों स्टेटमेंट में गलत होने की संभावना कहाँ है, एक यहाँ गलत कर सकता है, एक यहाँ गलत कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा गलत होने की संभावना नहीं है। यहाँ युगांडा की जगह बदल सकता है कोई, बस एक और कर सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा रिस्क लेना है और दिमाग लगा के, और ये जो है आपका मतलब है कि 4 नंबर जो है आपका वो क्या है, सही है। ये सही है और ये गलती है, ये गलती है। ठीक, रिस्क लेना है। कहाँ रिस्क लेना है ये देखना है। अगर आप मान लीजिए आसानी से पहुँच गए 120 के आप पार, या 120 पहुँच गए, तब बिल्कुल सोच समझ के रिस्क लेना है, किस में लेना है किस में नहीं लेना है, वो सोच समझ के लेना है। और जब बनाइएगा तो उसमें मार्किंग करते जाइएगा किस में हमको रिस्क लेना है। कोई स्टार में किसी में मार देना है जिसमें कि हमको फिर से रिस्क लेना है, किसी में आप गोल सर्कल कर दीजिएगा, किसी को काट दीजिएगा जहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। तो इस तरह से चिन्ह कर दीजिएगा, तो आपको जब दोबारा पलटिएगा तो आपको आसानी होगी। अब देखिए एक और जो यूपीएससी में भी करता है ये, कि ऑप्शन को स्वाइप कर देता है। जैसे देखिए, जैसे क्या यहाँ लिखा है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ठीक, फाहियान हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, ठीक, चीनी यात्री था। दूसरा देखिए, वैनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। अब देखिए, जहाँ भी ज़्यादा फैक्ट हो, समझ लीजिए कि वहाँ गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो फैक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा गलती करेगा। जैसे यहाँ था ना, फैक्ट था, जहाँ भी ज़्यादा फैक्ट हो समझ लीजिए कि वो गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, ऑप्शन को स्वाइप कर दिया है। फाहियान की जगह व्यंगसान की जगह फाहियान, और फाहियान की जगह व्यंगसान कर दिया है। तो इसको चेंज कर दिया है, मतलब दोनों में से कोई नहीं होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का करता है। इसी तरह यहाँ एक और देख लीजिए कि हीट वेव के संबंध में इसमें पूछ रहा है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। मैदानी इलाके का 30 डिग्री, ठीक, सही बात है भाई, क्योंकि 30 डिग्री तो मार्च में हो जाता है, तो हीट वेव मार्च में ही शुरू हो जाना चाहिए। फिर जब मई अप्रैल जून जुलाई आएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। मतलब पहाड़ में 40 डिग्री आएगा तब, शिमला मनाली में 40 डिग्री आएगा तब उसको हीट वेव मानेंगे, और अपने बिहार में 30 डिग्री में हीट वेव मान लेंगे उसको। वाह, ये भी क्रॉस कनेक्शन किया गया है। दिख रहा है आपको, लॉजिक दिमाग हमेशा खुला रखना है। जितना बड़ा ऑप्शन उतना सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी उसका ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब एक और आता है जो थोड़ा उसमें आपको नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा, एसर्शन और रीजन। जब पढ़िएगा अभिकथन और कारण, तो यहाँ अभिकथन को जो है रीजन देखिएगा कि जो रीजन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है और जो रीजन दिया गया है, क्या एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें थोड़ा आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पूछा है घाना तट पर, तो घाना तट कहाँ है ये थोड़ा सा आपको दिमाग में आना चाहिए। फिर पूछा है ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील कहाँ, ये आना चाहिए आपको दिमाग में। घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएँ पाई जाती हैं, ये स्टेटमेंट दिया है, मतलब मान लीजिए ये सही है। ठीक, उसका कारण क्या दिया गया है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। मतलब किसी समय ये महाद्वीप जो है अटलांटिक के साथ एक साथ जुड़े हुए थे। अगर आप नॉलेज नहीं है आपको कि घाना कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ है, तो आप इसको नहीं मार पाइएगा। और जब इस तरह का आपके पास स्थिति हो कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो असर्शन दिया हुआ है, और जो रीजन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हम मान लीजिए यहाँ हटाइए, यहाँ पढ़िए,
क्योंकि क्योंकि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। मतलब जहाँ अटलांटिक है वो नहीं था, ये दोनों महाद्वीप जो है मतलब घाना तट और ब्राज़ील, ये दोनों जुड़ा हुआ था। अगर आपको पढ़ने में सही लग रहा है तो मारिए, नहीं लग रहा है तो यहाँ आप छोड़ सकते हैं। जहाँ मैंने कहा ना कि रिस्क जोन है, तो ये है जो रिस्क जोन है। नॉलेज है तो बनाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आप नॉलेज होगा आपको तो आप ये जान लेंगे कि महाद्वीप जो है एक साथ संयुक्त था। जो चीज़ आपको घाना तट के आसपास मिलता है वही आपको जो है ब्राज़ील के आसपास मिलता है, तो एक साथ जुड़ा हुआ था। ये नॉलेज आपका होगा, आपको जिगसॉ, अल्फ्रेड वेगनर पढ़ा होगा, तब आपको ये चीज़ मालूम होगा। नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए और क्या है, इसलिए छोड़ना है क्योंकि 10 से 15 प्रश्न ऐसा होगा, बाउंसर होगा, उस बाउंसर को प्रणाम कर लेना है, छोड़ देना है, भाई तुम जाओ। ये हो सकता है बाउंसर आपको एग्ज़ाम में पहले मिल जाए या लास्ट में मिले। जब भी मिले दिमाग आपको लगा देना है कि इसको कहीं नहीं देखे हैं, तुम निकल जाओ। कुछ को छोड़ देना है। किसके लिए छोड़ना है? कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। उसको भी तो कुछ दावा करना है, देखिए मेरे पीडीएफ से आया था। भले ही बाद में वो पीडीएफ एडिट कर देगा, लेकिन बताएगा कि हाँ मेरी पीडीएफ से आया था। फिर उसको लड़ने दीजिए, फिर गूगल में खोज के वो अपना ज्ञान बखाड़ेगा, फिर यूट्यूब पर आके अपना बताएगा वो कि हाँ मेरे से आया था, ताकि मेरे कोचिंग में एडमिशन लो, भले ही सिलेक्शन नहीं हो वहाँ से। बीपीएससी के लिए किसी कोचिंग में जो है इनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम प्री के लिए। मेंस का टेस्ट सीरीज लिखिए, जहाँ जहाँ लिख सकते हैं लिखिए अच्छी जगह से। ये नहीं कि जिसको नहीं आ रहा है उसके पास भी जा रहे हैं, जो खुद नहीं कभी मेंस लिखा है उसके पास भी जा रहे हैं। तो ये सब काम मत कीजिएगा कभी, टेस्ट सीरीज अच्छी जगह लिखिएगा। और प्री के लिए जो है ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स पूरा कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, जाइए, आराम से निकलेगा प्रीलिम्स। बीपीएससी का प्रीलिम्स इतना हुआ बना के मत रखिए, बहुत आसान है। और सबके प्रीलिम्स से देखिएगा बीपीएससी प्रीलिम्स आसान होता है। अब देखिए कितना प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। जो मास्टर आदमी है, मतलब जो पहले से जिसको एक्सपीरियंस है, वो तो 10-15 क्वेश्चन वो भी छोड़ेगा, तो वो 130 से 140 के बीच में अटेम्प्ट तो पक्का ही करेगा वो, उससे नीचे जाएगा नहीं वो, ठीक। तो इसका जो है कम से कम एवरेज मानिएगा तो 135 रहेगा इसका, काट कूट के इसका 110 के आसपास आ जाएगा, 110-15। अब जो नए हैं या जो थोड़ा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो थोड़ा रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, तो वो भी कम से कम 125 जाएंगे, 120 से 130 के बीच में। अगर यहाँ से भी आप मान लीजिए 10-20 नंबर नेगेटिव भी आपका होता है, तो आप 100 तक रहिएगा, 100 प्लस में रहिएगा। तो कम से कम आपको 125 तो लगाना ही है, 120 तक तो किसी भी हाल में जाना है, चाहे आप कितना भी विद्वान हो और कितना भी मतलब आपको नहीं आ रहा हो, फिर भी आपको 120 तक जाना है, ठीक। तो अगर जाइएगा तभी देखिए, जब आप रिस्क खेलिएगा तो ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप सोचिएगा कि बिल्कुल सेफ जोन में चलिए, जितना हम बना रहे हैं उतना ही सही होगा, तो आप कितना भी विद्वान हो, जब आप बना के आइएगा तो आपका 4-5 सिली मिस्टेक होगा ही होगा, श्योर है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि सिली मिस्टेक हो फिर भी हम बच जाएँ, और गलती तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि देवता आदमी है आप कि आपसे गलती ही नहीं होगा, तो गलती भी होना है। एग्ज़ाम हॉल में बहुत चीज़ होता है, प्रेशर में मार्ले मिंटो मोंटेग्यू चिम्सफोर्ड पढ़ाता है, ये हमसे पढ़ाया है, तो इसलिए इस चीज़ को भूल जाइए कि आपसे गलती नहीं होगा। इसलिए कभी भी रिस्क कहाँ लेना है वो ध्यान रखना है, आपका कितना फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया है वो ध्यान रखना है। 120 प्लस पार किए कि उसके बाद आपको बिल्कुल संभल जाना है कि हाँ अब धीरे धीरे चलना है और रिस्क नहीं खेलना है। लेकिन आपका अभी 90 ही बना है, तो फिर आप जो है फ्री हैंड खेलिए, फिर आप रिस्क लीजिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सबका बहुत पेपर टफ है, आपका पेपर पढ़ने से अनुमान हो जाएगा कि पेपर कितना टफ है कितना आसान है। अगर लग जाए कि पेपर टफ है तो आप फिर वहाँ समझ जाइए, क्योंकि आप समझ जाइए कि कट ऑफ और नीचे जाने वाला है, मतलब सबका नहीं बन रहा है। आपको पता चल जाएगा कि सबका मुंह बना हुआ है, सब ऊपर नीचे देख रहा है, मतलब जो है प्रश्न सबके लिए हार्ड है। तो वहाँ बिल्कुल वो प्रश्न बनाना है जो आप जानते हैं, और जहाँ 50-50 हुआ है वहाँ जो है आपको ज़्यादा रिस्क लेना है 50-50 में। बाकी जो नहीं जानते हैं उसको प्रणाम कर लीजिए, कहिए देवता आदमी है, आप निकल जाइए, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब इसी से यह जानता है कि यह वीडियो को और आदमी के पास प्रमोट करना है कि नहीं करना है। आपके पास पहुंचा है, इसका मतलब किसी ने किसी से लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, इसलिए आपके पास पहुंचा है। तो आपका भी यह जिम्मेदारी है कि आप भी इसको किसी और के पास पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।